अक्टूबर को भारत बंद कामयाब होना चाहिए। शम्सुल उलमा आयमा एसोसिएशन के सदर मौलाना अब्दुल्लाह रशादी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका पर मुनक्किदा मुशायरा। मुस्लिम राइटर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम उर्दू, हिंदी और तेलुगु जबानों में शायरी। जिला कलेक्टर राजकुमारी गनिया ने कहा कि आसपास के माहौल को साफ रखना हर फर्द की जिम्मेदारी है। तेलंगाना गवर्नमेंट स्कूल में असिस्टेंट टीचर की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाली शगुफ्ता फिरदौस के साथ किया जा रहा है इम्तियाजी सलूक। 3 अक्टूबर को भारत बंद कामयाब होना चाहिए। शम्सुल उलमा आयमा एसोसिएशन के सदर मौलाना अब्दुल्लाह रशादी। आज शम्सुल उलमा आयमा एसोसिएशन के सदर मौलाना अब्दुल्लाह रशादी और नंदियाल मुस्लिम जेएसी के एजाजी सदर SMD अबुलेस की जेर सदारत मुकामी डाबरा मस्जिद में तमाम अवामी तंजीमों और जमातों का एक अहम इजलास मुनाकिद हुआ। इस मौके पर 3 अक्टूबर को भारत बंद का पोस्टर जारी किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत मुसलमानों की नाराजगी के बावजूद वक्फ तरमीमी कानून 2025 नाफिज करने की कोशिश कर रही है और हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अब तक 73 अर्जियां दायर की जा चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस मामले में अबूरी अहकामात जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर 2025 को वक्फ तरमीमी कानून 2025 के सिलसिले में कुछ अहकामात जारी किए हैं। इन अहकामात के मुताबिक सिर्फ कुछ अहम दफात पर रोक लगाई गई है, पूरे कानून को मुअत्तल नहीं किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और हिंदुस्तानी मुसलमान इन अहकामात से मुतमईन नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर मुल्क भर के मुसलमान वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ वक्फ बचाओ तहरीक के तहत 3 अक्टूबर को भारत बंद मनाने जा रहे हैं। इसलिए नंदियाल मुस्लिम जेएसी ने तमाम अवामी तंजीमों, सियासी जमातों, ताजिरों और कारोबारियों से अपील की है कि वो 3 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपनी दुकानें और दफातर रजाकाराना तौर पर बंद रखकर इस बंद को कामयाब बनाएं। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद रहमतुल्लाह रशादी, कांग्रेस मस्तान को कन्वेनर AK खान, एजाजी मुशीर, SDPI एजाज हुसैन, अंसार बादशाह, अशद हुसैन वेलफेयर पार्टी, जाकिर हुसैन, समीउल्लाह खान, जावेद आवाज, सैयद पी रसूल, सैयद मोइनुद्दीन, मंजू बादशाह, जकीउल्लाह, मौलाना वाहिद, DS रसूल, यूनुस अयूब, बुरगुल अकबर, सफदर अली खान, अब्दुल समी, अब्दुल मजीद, करीमुल्लाह करीम और दीगर अफराद ने शिरकत की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम ज़िला नंदियाल के मुसलमानों से और इत्तेहाद रखने वाले सारे भाइयों से गुजारिश है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो 3 तारीख को बंद की दावत दी है, आवाज़ दी है, उस आवाज़ में शरीक होते हुए अपने अपने कारोबारों को सुबह में 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक मुकम्मल तौर पर बंद करने की गुजारिश की जाती है। हर तरह का दुकान, कारोबार, ऑफिस सब बंद करने की गुजारिश की जाती है। और ये वक्फ एक्ट के खिलाफ में 2025 में जो काला कानून बनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट में भी जो फैसले आए हैं उससे हमें इत्मीनान नहीं है। इस वास्ते मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रूट मैप 2 के नाम से ये एहतिजाजात जारी किया है और इसी के तहत में 3 तारीख जुमा के दिन अक्टूबर के सुबह में 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक बंद का ऐलान किया गया है। और ऐसे ही इहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बार बार इस मुल्क में देखी जा रही है, उसके खिलाफ भी 3 तारीख को ये 8 बजे से 2 बजे तक का एहतिजाज में उसको भी शामिल किया गया है। इस वास्ते इस एहतिजाज में शामिल होकर आई लव यू मोहम्मद के भी सही होने की मुकम्मल तौर पर तायीद करें और सारे मुसलमान भाइयों से गुजारिश है कि खुद भी बंद करें और अपने आजू बाजू रहने वाले भाइयों से भी गुजारिश कर एहतिजाज में शिरकत की दावत दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। అక్టోబర్ 3వ తేదీ ఆల్ ఇండియా ముస్లిం పర్సనల్ లా బోర్డు ఆదేశాల మేరకు నంద్యాల ముస్లిం జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో అన్ని ప్రజా సంఘాలు, అన్ని పొలిటికల్ పార్టీలు, జమాత్లు వీటన్నింటినీ కలుపుకొని భారత్ బంద్ ను మేము నిర్వహించబోతున్నాము. దీనికి వ్యాపారస్తులు, ఆ తర్వాత వ్యాపార సంస్థలకు చెందిన ప్రతినిధులు,
ఆ తర్వాత వ్యాపారస్తులు, వెజిటబుల్ మార్కెట్ వాళ్ళు అందరూ స్వచ్ఛందంగా ఈ బంద్ లో పాల్గొని మన నిరసనను ప్రభుత్వానికి తెలియజేయాలని అందరినీ మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. శుక్రవారం రోజున భారత్ బంద్ కు పిలుపునివ్వడం జరిగింది. నంద్యాల పట్టణ ప్రజలందరూ మరియు నంద్యాల జిల్లా ప్రజలందరూ ఈ బంద్ కు సహకరించి ఏదైతే ఈ బీజేపీ ఫ్యాసిస్ట్ గవర్నమెంట్ కేవలము తన వైఫల్యాలను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి మరియు తను చేసే క్రూర పనులను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ముస్లింల మీద మరియు దళిత అణగారిన మరి బీసీల మీద ఒక దాడులు చేస్తూ ఎన్నో చట్టాలు చేసుకొచ్చింది. అందులోని నల్ల చట్టం ఈ వక్ఫ్ చట్టం. ఈ వక్ఫ్ చట్టం కూడా సుప్రీంకోర్టులో వేయబడింది. మరి అక్కడ కూడా ఎటువంటిగా పూర్తి సహకారం మరియు వక్ఫ్ చట్టానికి మరి ముస్లింలకు రాలేదు. దీనికి నిరసనగా ఆల్ ఇండియా ముస్లిం పర్సనల్ లా బోర్డు పిలుపునిచ్చింది. ఆ పిలుపు మేరకు అక్టోబర్ 3వ తేదీ బంద్ చేస్తున్నాము. అందరూ దీనికి సహకరించాలి. ముఖ్యంగా అన్ని పొలిటికల్ పార్టీలు, ప్రజా సంఘాలు మరియు అన్ని ఆర్గనైజేషన్లు ముందుకు వచ్చి బంద్కు సహకరించవలసిందిగా కోరుచున్నాము. नंदियाल जिला मुस्लिम राइटर्स एसोसिएशन के जेर एहतमाम जुमेरात के रोज नवभारत हाई स्कूल में एक शानदार मुशायरा मुनाकिद हुआ, जिसमें उर्दू, हिंदी और तेलुगु जबानों के शोरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को अपनी शायरी के जरिए उजागर किया। जिला सदर MMD रफी ने कहा कि आज के नौजवानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों पर अमल करते हुए एक बेहतर मुआशरा तश्कील देना चाहिए। जिला जनरल सेक्रेटरी महबूब बादशाह ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी जिंदगी खिदमत खल्क और रूहानी तालीमात में गुजारी और आप अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए एक अजीम रहनुमा हैं जो गुमराह इंसानियत को सिरात मुस्तकीम पर लाए। इस मौके पर मेहमान खुसूसी गोसपाड़ू मंडल के एजुकेशन ऑफिसर अब्दुल करीम ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया कि हम दूसरों के दुख दर्द को अपना दुख समझें और सब्र व तहम्मुल के साथ जिंदगी गुजारें तो हम हर मुश्किल पर काबू पा सकते हैं। इस मुशायरे में 25 शोरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर मबनी तंजीमें पेश की। शोरा को अब्दुल करीम, अब्दुल समद, हुसैन और दीगर मुस्लिम टीम के मोअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी ने शॉल और तारीफी असनाद देकर एजाज से नवाजा। इस प्रोग्राम में कई अदबी शख्सियात, असातिज़ा, तलबा और तालिबात ने भरपूर शिरकत की। पेश करना चाह रहा हूँ। फैलाए हुए गोशे दामने तजस्सुस, फैलाए हुए गोशे दामने तजस्सुस, साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। जल्दी सो जल्दी उठ है सेहत का राज, जल्दी सो जल्दी उठ है सेहत का राज, जहन हो तरो ताज़ा हो रोशन हर साज। जल्दी उठना जल्दी सोना आजकल साइंस बोल रही है, ये 1500 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल के गुजर चुके हैं। खैलुल्लाह का मज़ा लो, किसका? खैलुल्लाह का मज़ा लो, दमाग को राहत दो। खैलुल्लाह मीन्स आफ्टरनून नैप, जो 10-15 मिनट सोने का है। खैलुल्लाह का मज़ा लो, दमाग को राहत दो, याददाश्त में इजाफा, दिल को भी फरहत दो। उससे क्या होता? याददाश्त बढ़ती और दिल को थोड़ा सुकून मिलता। तमाम नामा निगारों की बेहतरीन अंजुमन है, ये बेहतरीन संगम है। ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के मौके पर आपकी पुरमसरत घड़ियों को याद करते हुए ये शेर व शायरी की एक बेहतरीन महफिल इन्होंने सजाया है। यूँ कहूँ तो गलत नहीं होगा कि ये मुशायरा एक मैसेज है सबके लिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का। ज़मी आसमां चांद तारे ना होते, ये दुनिया के रंगी नज़ारे ना होते, ना गूचे चटकते ना गुल मुस्कुराते, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, ये सब है मेरे कमली वाले का सदका। मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, ये सब है मेरे कमली वाले का सदका। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म मुबारक से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के बरकत से ये सारे बेहतरीन अंजुमन सजाए जा रहे हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ व अतवार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अहवाल पेश किए जा रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के तमाम अहवाल को फ़नकारों ने अपने फ़नकारी में, अदीबों ने अपने अदब के कलम में और फिर इसी तरीके से
और रचयिता जो रचयिता लोगों ने, कलम निगारों ने अपने कलम में इस तरह से पेश किया है कि तारीख़ इस बात को याद करती है कि सब ने अपने हुकूक़ अदा करने की कोशिश की, लेकिन उस ज़ात मुक़द्दस के हयात और ख़िदमत को आज तक तकमील न कर पाए। तो गर्ज़ बात ये रही कि ये आदम का पुतला बनाया ना होता, नबी कोई दुनिया में आया ना होता, न याकूब यूसुफ, न ईसा, न मूसा, न दाऊद यहया, न नूह, न ज़करिया, ये नबूवत का सिलसिला ही ना होता, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। ये सब है मेरे कमली वाले के सदक़ा, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। నవభారత్ హై స్కూల్ నందు ముస్లిం రచయితల సంఘము ఆధ్వర్యంలో మినాదున్ నబీ కవి సమ్మేళనాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నాము. కవితా శీర్షిక మొహమ్మద్ ప్రవక్త జీవిత విశేషాలతో తెలుగు, హిందీ, ఉర్దూ భాషలలో కవి సమ్మేళనాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ కవి సమ్మేళనం ఉద్దేశం ఏంటంటే కవులలో ఉండేటటువంటి భావాలను మొహమ్మద్ ప్రవక్త జీవిత విశేషాలు ఎలా తెలియజేస్తారో తెలుసుకోవడానికి ఈ కవి సమ్మేళనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈయన జీవిత విషయాలు విద్యార్థులకు తర్వాత సమాజానికి తెలియజేయడానికి మేము ఈ కవి సమ్మేళనాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నాము. ఈ మురసం ఏర్పడిన తర్వాత రంజాన్ కవి సమ్మేళనం నిర్వహించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మిలాడీ నబీ పండగ సందర్భంగా కూడా నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. పుస్తకావిష్కరణలు కూడా చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ మురసం ద్వారా అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించడానికి మేము ఈ మురసాన్ని స్థాపించడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ కవులందరూ దాదాపుగా సుమారుగా 22 మంది నుంచి 25 మంది కవులు పాల్గొనడం జరిగింది. ఈ మురసం ఆధ్వర్యంలో ఈ జీవిత విశేషాలను జోడించి తెలుగులో, ఉర్దూలో, హిందీలో ఉపాధ్యాయులు, తర్వాత వివిధ వృత్తులు చేసేవారు, అంటే ఇంజనీర్లు కావచ్చు, తర్వాత వివిధ వృత్తులలో ప్రవేశించి వారు మొహమ్మద్ ప్రవక్త పైన జీవిత విశేషాలపైన కవితలను చాలా చక్కగా వివరించడం జరిగింది. కాబట్టి వీరు పాల్గొన్నందుకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. शगुफ्ता फिरदौस जो तेलंगाना गवर्नमेंट स्कूल्स में असिस्टेंट टीचर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही हैं। उन्होंने ग्रुप 1 इम्तिहान में रियासती सतह पर रैंक 18 हासिल करते हुए शानदार कामयाबी हासिल की। उन्होंने ये इम्तिहान उर्दू मीडियम में लिखा था और उर्दू जबान में इम्तिहान देने को बुनियाद बनाकर उन पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं और इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। क्योंकि उन्होंने उर्दू मीडियम से पेपर दिया था और जिन्होंने पेपर करेक्शन किया है वो भी उर्दू मीडियम से हैं, तो इस चीज को लेकर उन पर ये बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। जिस पर शगुफ्ता फिरदौस ने कहा कि मेरे अलावा और 10 लोगों ने इम्तिहान दिया है, उन 10 लोगों में सिर्फ मुझे ही रैंक क्यों आया? जिन्होंने पेपर करेक्शन किया है उन्होंने उन बाकी 10 लोगों को रैंक क्यों नहीं दिया? शगुफ्ता फिरदौस ने कहा कि जबान सिर्फ इजहार का जरिया है, मेरिट का पैमाना नहीं, और इम्तिहान लेने वाले इल्म को परखते हैं, मजहब या शनाख्त को नहीं। मजीद शगुफ्ता फिरदौस ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होने के बाद में ये पिटिशंस, कोर्ट केसेस, ये सब तो मेरे को मालूम भी नहीं है। मैं मेरे घर में हूँ, मेरे एक मेंटोर थे सैयद शुजातुल्लाह सर, उन्होंने अशोक नगर में पढ़ाते, उन्होंने मेरे को कोच करे, इंग्लिश में कुछ नोट्स दिए, इसको आप उर्दू में कैसा लिखते देखो बोले। ये सारी चीज़ें ये मेरी स्ट्रगल है, मैं कैसा प्रिपेयर हुई, कौन से लैंग्वेज में प्रिपेयर हुई, कौन से लैंग्वेज में लिखी, लेकिन उसके लिए भी मेरे को यहाँ आके अपना वर्थ प्रूफ। ఉర్దూ మీడియంలో రాశారు కాబట్టి పేపర్ కరెక్షన్ చేసే వాళ్ళు ఉర్దూ మీడియము వాళ్ళు సేమ్ కమ్యూనిటీ ఇట్లా ఒక కన్సర్న్ ఉంటుంది, అందులో భాగంగా సో తనకి ర్యాంక్ వచ్చి ఉంటుంది, ఇట్లాంటి కమెంట్స్ కూడా వినిపిస్తున్నాయి కదా, దాన్ని ఏమంటారు? अगर ऐसा होता कि जो लोग मुस्लिम हैं वो लोग ही मेरा पेपर करेक्शन करे होंगे, तो वहाँ पे 10 पेपर्स थे उर्दू मीडियम के, उसमें से सिर्फ मेरे को एक को ही रैंक क्यों आया? उन 10 लोगों को रैंक क्यों नहीं आया? इस देर उसमें कुछ दो राय नहीं है। जो पेपर करेक्शन करने वाले हैं उन लोगों को कंटेंट से मतलब है, उन लोगों को लैंग्वेज से मतलब नहीं है। आप एक प्रॉब्लम को एक ऑफिसर के जैसा कैसा एनालाइज कर रहे, उसके लिए क्या सोल्यूशन दे रहे, कैसा लिख रहे, वो इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे लैंग्वेज इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर लैंग्वेज इम्पोर्टेंट होती तो TGPSC 3 मीडियम्स में लिखने की परमिशन क्यों देती?
यूपीएससी क्यों 18 लैंग्वेजेस में कंडक्ट करते? ये लैंग्वेज का सवाल क्यों आ रहा मेरे को समझ में नहीं आ रहा. उन लोगों को उतना अपना वर्थ प्रूफ कीजिए, दूसरों के वर्थ के ऊपर आपको उंगली उठाने का हक नहीं दिया गया. మీరు ఎలాంటి స్టూడెంట్? మీ మీ బ్యాక్గ్రౌండ్, మీ 10th క్లాస్, ఇంటర్మీడియట్? 10th में क्योंकि 600 मार्क्स थे, 523 आए थे. इंटर में 93% है मेरा. एमपीसी से करी हूँ मैं. फिर मैं डीएड करी, डिग्री हुआ. डीएड के बाद ही टीआरटी 2017 में मेरे को स्टेट 5th रैंक आया. టీఆర్టీ? ఓ ఓకే. यस, स्टेट 5th रैंक इन एसजीटी उर्दू मीडियम, स्टेट 165 रैंक इन इंग्लिश मीडियम. क्योंकि उर्दू मीडियम वालों को पोस्टिंग पहले दिए थे, मैं उर्दू मीडियम के लिए गई. रिसेंटली जून 2024 में मेरे को स्कूल असिस्टेंट के लिए प्रमोशन मिला. मैं टीजीटी लिखी हूँ, टीजीटी फिज़िक्स के लिए सेलेक्ट हुई हूँ. उसके बावजूद मेरे को यहाँ पे खड़े के मेरा खुद का वर्थ प्रूफ करना पड़ रहा कि मेरे को इतने मार्क्स कैसा है. ये सोसाइटी, ये समाज जिसमें हम रह रहे, ये हमारे यूथ के लिए अगर हम अच्छा बनाना चाह रहे, मेरे दो बहनें, एक भाई है, एक डॉक्टर है, एक टीचर है, एक इंजीनियर है. मैं उन लोगों को मैं बोलते रहती हूँ कि ये नहीं, आप लोग गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर हो. अल्हम्दुलिल्लाह पीएचसी में है मेरी बहन को डॉक्टर की जॉब, और मेरी बहन और एक एसजीटी है. मैं उन लोगों को बोलती ग्रुप के लिए ट्राई करना है, कैसा भी तेलंगाना के लिए सर्व करना है. तो अब जब मैं उन लोगों को जाके बोलूँगी कि ग्रुप के लिए प्रिपेयर हो, तो क्या वो लोग रेडी होंगे अपने ज़िंदगी के 4-5 साल देने के लिए? मेरे 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का है, एक 3 साल का है. लास्ट ईयर पूरा वो लोग मेरे मम्मी के पास में रहे, क्योंकि मैं मेंस लिखने के लिए प्रिपेयर हो रही थी. वो कोई देखने वाला नहीं है. वो लोगों को ये मालूम करना है कि मार्क्स कैसा है. तो सुनिए, इस तरीके से आए. मैं 3 जगह से रिसोर्सेज जमा करी हूँ, उसको ट्रांसलेट करी हूँ, उर्दू मीडियम के इंटर के बुक्स पढ़ी हूँ. हर चीज़ पढ़ने के बाद में वो मार्क्स आए. మీ పేరెంట్స్ ఏమంటున్నారు? మీ పేరెంట్స్ ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు జరుగుతున్న? मेरे पापा कांस्टेबल है, अल्हम्दुलिल्लाह. उन्होंने इतनी पॉजिटिव बात करते. जब मैं ये हाई कोर्ट का जजमेंट उनको भेजी, उन्होंने मेरे को कॉल करके एक ही बात बोले, अल्लाह और 4 बार भी अगर एग्ज़ाम करा लिए तो तेरे को ये रैंक आता बोले. तो लोगों को कोई शक नहीं है मेरे टैलेंट पे. दे आर कॉन्फिडेंट इनफ. आप रीवैल्यूएशन कराओ, रीमेंस कराओ, कुछ भी कराओ, आपके मार्क्स नहीं बदलते, आपका रैंक और अच्छा आएगा. उसके लिए डरने की कोई बात नहीं है. जिला कलेक्टर राजकुमारी गनिया ने सबसे अपील की कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें और एक सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाएं. जुमेरात के रोज जिला कलेक्टर ने नंदियाल टाउन के देवनगर में वाक़ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बॉयज हॉस्टल 1 में मुनक्किदा 1 दिन 1 घंटा एक साथ स्वच्छता श्रमदान प्रोग्राम में हिस्सा लिया. इस मौके पर खिताब करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि पूरे जिले में श्रमदान प्रोग्राम्स स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम 2025 के तहत मुनक्किद किए जा रहे हैं, जो कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए शुरू किया गया है. उन्होंने कहा कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा इस प्रोग्राम में हॉस्टल के अहाते को साफ किया गया ताकि तलबा को साफ सुथरा माहौल मुहैया किया जा सके. कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि इस प्रोग्राम का मकसद अवाम को सफाई की अहमियत के बारे में आगाह करना है. उन्होंने कहा कि अगर हर खानदान रोजाना सिर्फ 1 घंटा अपने आसपास की सफाई के लिए वक्फ करे तो कई सेहत के मसाइल से बचा जा सकता है. उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग अपने घरों को तो साफ रखते हैं मगर कचरा सड़कों पर फेंक देते हैं, जो कि अच्छी आदत नहीं है. हर किसी को ये आदत डालनी चाहिए कि वो कचरा सिर्फ डस्टबिन में ही डालें. कलेक्टर ने कहा कि ये कचरा साइंसी तरीके से काबिल इस्तेमाल खाद में तब्दील किया जाएगा और किसानों को दिया जाएगा. इसलिए सबको जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए और कचरा इधर उधर ना फेंके. बादअज़ा अमला ने हॉस्टल के कमरों की सफाई में हिस्सा लिया, बर्तन, राशन और बैतुल खला का मुआयना किया और इन्हें साफ करवाया. सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के डीडी चिंतामणि, हॉस्टल वार्डन्स, म्युनिसिपल काउंसलर मीसा चंद्रशेखर, जैनबी और दीगर अफराद ने भी इसमें शिरकत की. బాబు ఇవన్నీ పని చేస్తున్నాయి.
క్లీన్లీనెస్ ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి. అన్ని వర్కింగ్ మేడం, సిమెంట్ పడింది మేడం, కానీ ఒక పిల్లలు వచ్చే సమయానికి 3-4 రౌండ్స్ చేస్తే నీట్గా అయిపోతాయి. కానీ ప్రతి పిల్లోడికి కూడా ఏ విధంగా ముందు వాటర్ కొట్టడం ఎలా యూటిలైజ్ చేయాలా, నెక్స్ట్ ఫుల్గా వాటర్ ఎలా వెళ్ళాలి ఒక క్లాస్ చెప్పాలి రోజు. కింద ఫ్లోరింగ్ వేపిస్తాయి మేడం, వీటిలో వస్తాయి మేడం, అన్నింటికి వస్తాయి మేడం. డీప్ క్లీనింగ్ చేస్తే బ్లీచింగ్ పౌడర్ వేసి అన్ని వాటర్ వస్తాయి. ఇంతకుముందు రేపు నేను మా పైన స్లాబ్ వేసి కలిసేసాను. పని చేసినట్టు గుర్తించవచ్చు. మీరు పెట్టకపోతే మీకు పని చేసినట్టు ఉంది. గ్రూప్లో పోస్ట్ చేస్తాం, అందరికి ఒకటే లాగిన్. కమాటి ఒక వాచ్మెన్ ఉన్నారు, పైన పైన క్లీన్ చేస్తాం. చూడండి ఇదంతా మీరు పచ్చడి మరకలు అన్నీ ఇంకా వేయాలమ్మా కొంచెం దొరకదు వెరక్కుడు అదే దేవనగర్కి ఇలా వస్తాం అనుకోలేదు నేను. ఈ దేవనగర్ చూడాలని మళ్ళీ వెనక్కి వేయకుండా ముందుకు కూడా చేసేది. తీసేసి పడేసి కొత్త నెక్స్ట్ రూమ్ బయట డ్రైన్ క్లీనింగ్ బాగానే ఉందేమో. పిల్లలకి నేర్పించాలి, ఇది రావట్లేదు అసలు. ఉండిపోయి మేడం ఏళ్ళు సపోర్టింగ్ మేడం, వర్క్ తగ్గుతుంది, క్లీనింగ్ పడగొట్టాలి మేడం. చాలా పాతగా ఉంది. పూజలు పట్టేసి పాడైపోయింది. ఇది పనికి వస్తుందా? అది వైట్ సిమెంట్ పెట్టుకున్నాను, అవేంటివి పాత రికార్డ్స్, ఓల్డ్ రికార్డ్స్ నీట్గా చేసి ఇది అయిపోయాక పైన పెట్టేది. ఉపయోగపడేది. ఓకే, ఆ చాప్ కూడా వేసేసేది, కావాలంటే కొత్త చాపులు నేను పంపిస్తాను, వేసేసేది. ఇప్పుడు పైన చీపురు కొత్తది మేడం.
అన్నిటికీ వస్తాయి ఎవరు బకెట్ ఎవరు మగ్గు వాళ్ళు తెచ్చుకోవాలి అయితే ఇది వీళ్ళ టవల్ ఏది వేసుకోవడానికి ఏం లేదు मजीद इसी तरह की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए आवाज उर्दू टीवी।